अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संत महाराज मुझे साथ लिए हुए इमारत की जानिब चल पड़ा, जो काफ़ी पुरस्कार नज़र आ रही थी। मैं नहीं जानता था कि इस इमारत में कौन कौन रहता है। मैंने रास्ते में ही पूछ डाला, महाराज क्या आपका परिवार भी आपके साथ रहता है? वो मुझे देखकर बोला, हाँ मेरा परिवार। उसके लहजे में कुछ अजीब सी बात सी, मैं समझ नहीं पाया। मैं रास्ता तय करता रहा और उसके बाद मैंने पहला कदम रखा। मुझे यूं महसूस हुआ वो जैसे इमारत बिल्कुल वीरान हो। वहाँ एक अजीब सी पुरस्कार खामोशी थी और सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे वहाँ किसी इंसान का वजूद ही ना हो। कौन सा परिवार हो जहाँ वहाँ रहता था? मुझे एक अजीब सी वीरानी और ठंडक का एहसास हुआ, जो मकबरों और ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहाँ रूहों का बसेरा हो। मैंने राजबंसी पर अपनी कैफियत का इजहार नहीं किया, वो खुद ही बोल पड़ा, यहाँ तुम्हें मेरा परिवार मिलेगा। मैंने कहा, यहाँ तो खामोशी है। उसने कहा, सब सो रहे होंगे। उसने कहा, आओ अभी और आगे बढ़ना है। मैंने सोचा, लेकिन राजबंसी से मैंने कुछ नहीं कहा। वो मुझे लिए हुए इमारत के पीछे तारीक रास्तों में गुजरता रहा, फिर एक बोसीदा से कमरे के दरवाजे पर रुक गया। फिर उसने दरवाजे के दूसरी तरफ जीने की तरफ इशारा किया, नीचे उतरना है। तुम मेरे साथ नहीं आओगे? मैंने सवाल किया और राजबंसी मुझे देखने लगा। नहीं। एक सवाल करूं राजबंसी? हाँ पूछो। तुम मुझे यहाँ 3 दिन क्यों रखना चाहते हो? वो कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी हिफाजत के लिए। मैंने पूछा, वो क्यों? तुम क्या समझते हो, धोमा चमार क्या तुम्हारी तरफ से गाफिल होगा? तुम उसे चेतावनी देकर आए हो, उसे तुम्हारा भी ख्याल होगा, तुम यहाँ महफूज रहोगे। 3 दिन में मैं कोई ऐसा उपाय तलाश करूंगा कि तुम उसे अगन मंडप से निकाल सको और इस पर काबू भी पा सको। जाओ, अब ज्यादा सवाल ना करो। उसने दरवाज़ा खोल दिया और मैं दाखिल हो गया। सीढ़ियाँ मुझे नजर आ रही थी, लेकिन मैं जानता नहीं था कि सीढ़ियाँ मुझे कहाँ ले जाएंगी। मैंने अकब में दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी और न जाने क्यों मेरा दिल लरज़ उठा। मैं एक नामालूम मकाम की तरफ बढ़ रहा था। जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं था। काफ़ी गहराई में उतरना पड़ा, लेकिन ये महसूस कर रहा था कि इस कदर तारीकी के बावजूद वहाँ के माहौल को देखा जा सकता था और मेरी आंखें इस माहौल को देखने की आदी हो गईं। फिर एक बहुत बड़ी जगह नजर आई। कमरा ही कहा जा सकता था, लेकिन ऐसी भयानक के दिल को वहशत हो। सीलन की शदीद बदबू यहाँ फैली थी। दीवारों और छतों पर सरसराहटें नजर आ रही थी। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो लातादाद चमगादड़ों को मुख्तलिफ जगहों पर चिपके हुए पाया। मेरी आमद पर उनमें बेचैनी पैदा नहीं हुई। दीवारें इस तरह उधड़ी थी जैसे उन्हें खोदकर फेंक दिया गया हो। जगह जगह चूने और मिट्टी के ढेर लगे थे। दीवारों में कई सुराख थे। मुझे राजबंसी के अल्फाज याद आए। उसने कहा था कि यहाँ उसका खानदान है। कहाँ उसका खानदान है? क्या ये चमगादड़ें? मैंने दिल में सोचा, अब क्या करना चाहिए मुझे? मेरे 3 दिन यहाँ कैसे गुजरेंगे? क्या भूखा प्यासा रहूँगा? यही सोच रहा था कि सामने की दीवार में आहट हुई और मैंने खिड़की देखी। फिर उस खिड़की से खाने के बर्तन अंदर दाखिल हुए और मेरे से मुंह से बेख्तियार आवाज़ निकली, अरे रुको, ठहरो, कौन? लेकिन खिड़की इस तरह बंद हो गई जैसे मेरी आवाज़ किसी ने सुनी ना हो। मैं दौड़कर इन बर्तनों के पास पहुंचा। गर्म पूरियों और आलूओं की तरकारी के साथ पानी का बर्तन था। मैंने इस खिड़की पर हाथ मारा, लेकिन मेरा हाथ एक संगलाख दीवार से टकराया जहां खिड़की का कोई निशान ही नहीं था। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। ये खिड़की इस दीवार में किस तरह आई और फिर गायब कहाँ हो गई? देर तक मैं इस खिड़की को तलाश करता रहा। हो सकता है जगह मुख्तलिफ हो, लेकिन कोई जगह नजर न आई। मैं एक ठंडी सांस लेकर वापस मुड़ा। भी भूख नहीं थी, चुनाचे मैंने उस खाने को ढक दिया। मैं अपनी ही मुश्किल का शिकार था। काफ़ी देर गुजर गई, फिर मैंने महसूस किया कि भूख लगी। मैंने खाने की ट्रे अपने सामने सरका ली कि मैं शिकम सेरी के लिए बैठ गया। सारी बातें अपनी जगह, मगर पेट का दोज़ख तो भरना था। मैं खाना खाता रहा, फिर पीछे कुछ आहटें सुनाई दी और तब मैं चौंक कर पीछे देखने लगा। एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक बिल्ली थी, आम बिल्ली के कद से काफ़ी बड़ी, स्याह रंग की और आंखें आग की तरह चमक रही थी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। ना जाने मुझे ये एहसास हुआ कि ये बिल्ली बहुत ख़तरनाक है और यकीनन मुझ पर हमला करेगी। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ रही थी और मैं इधर उधर देख रहा था कि अगर वो मुझ पर हमले करे तो मुझे बचाव के लिए क्या करना होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आई। यहाँ तक कि बिल्ली मेरे पास पहुँच गई। फिर मैंने उसके हलक से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें सुनी, लेकिन उनमें गुर्राहट नहीं थी, बल्कि एक नरम सा अंदाज था। इसके बाद मेरे पैरों में आकर लौटने लगी। बिल्लियों के मखसूस अंदाज हैं। वो अपना सर, अपना बदन मेरे कदमों से रगड़ रही थी।
मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं। दिल को एक लम्हे के लिए सुकून हुआ। इंसान कितनी कमज़ोर चीज़ है, कभी कभी मजबूरी की हालत में एक मामूली सा सहारा भी उसके लिए बड़ा हो जाता है। एक जानवर को अपने पास देखकर मुझे ढारस हुई कि मैं यहाँ अकेला नहीं। बहरहाल मैंने पुरसुकून होकर दिल को इत्मीनान दिलाया और बैठ गया। बिल्ली अपनी मखसूस अंदाज में मेरे पास बैठ गई और मैं उसके सर पर हाथ फेरने लगा। हालांकि मुझे उसकी मौजूदगी का रंग, इसका अंदाज अब भी कुछ अजीब सा था। मैंने सुन रखा था कि स्याह बिल्लियों के रूप में खबीस रूहें भटकती हैं। मैं तो खबीस रूहों के चक्कर में फंस गया था। कहाँ कहाँ बचाव करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। बिल्ली अगर किसी बुराई पर आमादा नहीं तो क्या बुरा है, ठीक है, इसका साथ कबूल किया जा सकता है। मैंने ट्रे में रखी पूरियों में से बची हुई पूरियां उठाकर बिल्ली के सामने रखी तो वो उन्हें सूंघने लगी। फिर उसने पूरियां खाना शुरू कर दी। ये जानवरों की फितरत होती है। बिल्ली को इस तरह पूरियों में मसरूफ़ देखकर मुझे ढारस हुई और मुझे इत्मीनान हो गया कि ये कोई खबीस रूह नहीं। चनाचे मैं इसके साथ और ज़्यादा यगानगत करने लगा। बिल्ली ने बची हुई पूरियों के तमाम टुकड़े खा लिए और फिर मेरे पास लेट गई। मैं उससे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, मेरे जानदार साथी, तू जो कोई भी है, कम से कम यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और उस माहौल का मैं आदी हो गया। कभी कभी चमगादड़ें फड़फड़ाती इधर से उधर नजर आती, लेकिन मैं अब इस माहौल से मानूस हो चुका था, इसलिए खौफ का कोई एहसास मेरे दिल में नहीं था। वक्त का तो कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं एक पत्थर का तकिया बनाकर वहीं ज़मीन पर लेट गया। एहसास भी न हुआ कि मुझे इस मनहूस जगह सांप वगैरह भी डस सकता है। ये सोचा कि बस जितना वक्त गुजारना है वो तो गुजारना है। काफ़ी देर गुजर गई, फिर शायद रात होने लगी। मुझ पर गनूदगी छाने लगी। मैंने मौगा के बारे में सोचा। आसेबों के मुतल्लिक मेरे इल्म में जितनी बातें थी जहन में आने लगी। किस तरह आसेब इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं और इंसान आसेब ज़दा कहलाने लगता है। आसेब ज़दा मकानात भी होते हैं, घर भी होते हैं। गर्दन इस तरह मुसीबत में भी फंस जाती है। बहरहाल वो मेरी ज़िंदगी का हासिल था। मैं सोच रहा था कि वो लम्हात टल गए जिनका मुझे खौफ था, यानी कि गौहर मुझे अपने बाप के कातिल की हैसियत से पहचानेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बिल्ली इस वक्त भी खामोशी से गर्दन झुकाए मेरे करीब बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन फिर अचानक ही कुछ हुआ। बिल्ली ने चौंक कर आंखें खोल दी। उसके कान खड़े हो गए। वो सामने दीवार को घूरने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव इस तरह आगे बढ़ी जैसे अपने शिकार पर झपटना चाहती हो। मैं भी चौकन्ना हो गया और उसके इस अमल को हैरत से देखने लगा, लेकिन अंधेरे में देखने वाली आंखों से मैंने देखा कि दीवार के पास कुछ नहीं। अलबत्ता बिल्ली बड़ी चौकन्नी नजर आ रही थी। दीवार के करीब पहुंचने के बाद वो उसे सूंघने लगी, फिर उसने उसे पंजों से खुरचना शुरू कर दिया। न जाने किस ख्याल के तहत मैं अपनी जगह से उठा और आगे उसके पास पहुंच गया। फिर मैंने पाँव से छुआ तो वो कोई एक ऊंची ऊंची उछल गई। फिर वो मेरे पैरों के पास आ गई, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसकी निगाहें दीवार पर जमी हैं और वो परेशान नजर आ रही है। मैं गौर से उसकी हरकतें देखने लगा, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर न जाने किस ख्याल के तहत मैं भी दीवार के पास पहुंच गया। अचानक बिल्ली ने गुर्राना शुरू कर दिया। उसके मुंह से गुर्राहटें निकल रही थी। मैंने हैरत से दीवार पर हाथ फेर कर जानने की कोशिश की कि बिल्ली इस कदर बेचैन क्यों है, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि दीवार पत्थर की नहीं बल्कि अजीब सा लबलबा। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। मैं बिल्ली को परेशान देख रहा था। वो दौड़ दौड़ कर इस दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती और न जाने क्यों इतनी बेचैन थी। फिर आहिस्ता उसकी ये दीवानगी ख़त्म हो गई। वापस पलटा तो वो भी मेरे पीछे आ गई और बैठ गई। अब वो पुरसुकून थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्यों इस तरह कर रही थी। बहरहाल वो इस तन्हाई में मेरी बेहतरीन साथी थी। कभी कभी मुझे खौफ की कैफियत मुझ पर तारी होने लगती। दिल ज़ोर से धड़कने लगता। मैंने पहली बार अपने दिल की धड़कन गौर से सुनी। बदन पसीने से तर था, लेकिन हैरत की बात यह कि गर्मी का एहसास तक नहीं था। खुदा की पनाह, मुझे यहाँ 3 दिन गुजारना होंगे। ये कैसे मुमकिन था? इन्हीं सोचों में डूबा। फिर नींद की चादर चढ़ गई। नींद क्या कहूँ, बस गनूदगी थी। अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे बिल्ली ने मेरे पैरों से रगड़कर मुझे जगाने की कोशिश की हो। मैं जाग गया और उठ बैठा। मैंने देखा बिल्ली बेहिस्सो हरकत बैठी सामने की दीवार पर टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसके कान खड़े थे और उसकी आंखें शोलों की तरह दहक रही थी। न जाने क्यों मेरे दिल पर दहशत का बसेरा हो गया। मैं बिल्ली के साथ उस दीवार को देखने लगा। फिर मैंने उसकी पुश्त पर हाथ रखा, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी और फिर छलांग लगाकर दीवार की जानिब दौड़ी।
میں نے دیوار کی جانب دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا، البتہ بلی کی حرکات اور اس کے پراسرار تیور بتا رہے تھے کہ وہ کسی چیز کے پیچھے ہے۔ پھر وہ دیوار کے قریب جا کر اسے سونگھنے لگی اور اپنے دونوں پنجے دیوار پر رگڑنے لگی۔ مجھے اس کے پنجوں کی دیوار پر کھرچنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میرا دل زور سے دھڑکا، جیسے اچھل کر سینے سے باہر آئے گا۔ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا، بس آواز سنی جس نے مجھے اس حالت پر پہنچا دیا۔ خدا رحم کرے، پتہ نہیں کیسی آواز ہے۔ اب میں اس آواز کو سن رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کے قریب ایک عجیب مدھم سا شور ہے، اور اس شور کی آوازیں سامنے والی دیوار کے اس جانب سے اٹھ رہی ہیں جسے بلی دیوانہ وار کھرچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے اس آواز کا راز معلوم نہیں ہوا، بس چیں چیں اور اس طرح کی آوازیں۔ یہ چوہوں کے بولنے اور پنجے مارنے کی شاید آوازیں تھیں، ایسی آوازیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ دیوار کے دوسری طرف ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بے شمار چوہے ہوں۔ میں نے وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا کہ اب کیا کروں۔ پھر کچھ دیر بعد آوازیں مدھم ہو گئیں، بلی بھی کچھ، اس کی بھی آواز تبدیل ہو گئی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے وہ مایوس ہو گئی۔ یہ 3 دن تو میری زندگی کے آخری 3 دن ثابت ہوں گے۔ کئی بار میں نے دیوار کا معائنہ کیا، اسے خوب جانچا، لیکن کہیں سے کوئی رخنہ نہیں تھا۔ پھر دیکھا بلی پاؤں پھیلا کر آرام سے دراز ہو گئی، جیسے ان حالات سے بے پرواہ ہو۔ میں نے بھی ان سب باتوں پر لعنت بھیجی اور پھر ذہن جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بار میری نیند خاصی گہری تھی اور صبح کی روشنی کا احساس بس احساس ثابت ہوا، کیونکہ فضا میں ایک عجیب سا اجالا پھیلا تھا، گویا صبح ہو گئی۔ دن کی روشنی میں بھی تہخانہ تاریک اور سرد، اور اس کی بدنمائی مزید بڑھ گئی۔ میں نے روشنی میں اس دیواروں کو دیکھا، عجیب طرح سی تھی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں اس دیوار کی جانب بڑھ گیا جسے رات کو میں نے ٹٹول کر دیکھا تھا، جو مجھے پتھر سے بنی ہونے کے بجائے عجیب سی لگ رہی تھی۔ دیوار ٹوٹی پھوٹی بے شک تھی، اس کا پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑا تھا، لیکن وہ اس وقت بالکل سخت اور پتھر کی تھی۔ ہو سکتا ہے رات کو میرے خوف نے مجھے اس کے انداز میں ہونے کا احساس دلایا ہو۔ بہرحال یہ اندازہ تھا، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں۔ سنت راج بنسی کیا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں دیوار کا جائزہ لیتا رہا، اس کے کنارے کنارے تہخانے میں اس عظیم الشان کمرے کا چکر لگانے لگا۔ کہیں کہیں زنگ آلود سلاخیں تھیں جن میں دیواریں ٹٹولتا ہوا ایک جگہ پہنچا جہاں دیوار اندر کو دھنسی تھی۔ یہ ایک درز نما جگہ تھی۔ میں نے حیرت سے اس جگہ کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اس کے اندر خلا نظر نہیں آتا تھا، لیکن قریب سے دیکھنے پر محسوس ہو رہا تھا کہ دیوار کے پیچھے ایک اور دیوار ہے اور اس میں ایک دروازہ ہے۔ میرے لیے حیرتناک بات تھی۔ میں نے اس دروازے کو دیکھا، دوسری جانب گہری تاریکی تھی۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ میں اچانک ہی سرسراہٹ کی آواز سنی اور میں اچھل کر پلٹا اور واپس اپنی جگہ آ گیا۔ میں نے ویسے ہی برتنوں کی ٹرے دیکھی جس میں کھانا تھا۔ دوسرے لمحے میں حلق پھاڑ کر چیخنے لگا، راج بنسی راج، کوئی ہے، جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میری آواز گونج کر رہ گئی۔ مجھے اس آواز کا کوئی جواب نہیں ملا۔ میں خاصا بد دل ہونے لگا کہ کیا کروں، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر میں نے زور سے آواز دی، مونگا، کم بخت مونگا، لیکن یہ شاید یہاں تک مونگا کی پہنچ نہیں تھی۔ کسی بات کا جواب نہیں ملا تو میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک ہی میں دوبارہ چونک پڑا۔ بلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن بلی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بھی چلی گئی۔ کافی دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا۔ پھر احساس ہوا کہ بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے سوچا اذیتیں تو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، بھوک کی اذیت تو نہ برداشت کروں، پتہ نہیں آگے کیا حالات آئیں۔ چنانچہ میں کھانا لے کر بیٹھ گیا۔ زندگی کی دوسری ضروریات بھی ہیں۔ پانی سے میں نے منہ ہاتھ تو دھو لیا، لیکن باقی معاملات بھی تھے۔ کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اس سے بہتر تھا کہ جیسی گزر رہی تھی ویسے گزار لیتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ راج بنسی بھی کوئی خطرناک کردار ہو اور اس نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا ہو۔ اس بات کے امکانات ہو سکتے تھے۔ بڑا خوفزدہ تھا اور دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ کم بخت چچی جان نما ڈائن کو کوس رہا تھا جس نے مجھے بابا سفیدے کے پاس بھیجا۔ محنت مزدوری کر کے زندگی گزر جاتی تو کیا تھا، مجھ پر یہ کیا عذاب نازل ہوا۔ جب بہت دیر تک کھانے میں مصروف رہا، پھر فراغت پا کر ٹھنڈی زمین پر لیٹ گیا۔ کیا کر سکتا تھا، مجھے بار بار اس دیوار کے خلا کا خیال آیا۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ خلا کے دوسری طرف ہے کیا، بلی کہیں موجود تو نہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس خلا کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر مجھے احساس ہوا کہ دوسری طرف اگر کچھ ہے تو یقینی طور پر ایسی بھیانک جگہ جہاں یہاں سے بھی زیادہ تاریکی ہے۔
کیا میں اسے اندر جا کر دیکھوں؟ بلی کی موجودگی سے ایک تھوڑی سی ڈھارس ہوئی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، اس کے بعد ٹٹول ٹٹول کر دیواروں کو دیکھا اور آگے قدم بڑھائے، لیکن ابھی ایک قدم بڑھایا کہ اچھل کر پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ پیروں کے پاس کوئی چیز سرسراتی دکھائی دی۔ اس کی دو دہکتی ہوئی آنکھیں اور اس کے ساتھ ہی میاؤں کی آواز نے مجھے بتایا کہ میری دوست بلی یہاں موجود ہے۔ اسے دیکھ کر ایک سکون کا احساس ہوا اور میں اسے چمکارنے لگا۔ بلی میرے پاس آ کر میرے پیروں سے منہ رگڑنے لگی۔ میں نے ایک قدم بڑھایا تو بلی بھی میرے ساتھ چلنے لگی۔ کوئی 5 گز کا فاصلہ اسی طرح ہم نے طے کیا، اور پھر میں نے فوراً قدم روک لیا کیونکہ خلا سامنے تھا۔ اس طرف کوئی خوفناک غار یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے نیچے گرنے کا خطرہ ہو۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ پاؤں نیچے کر کے دیکھا تو مجھے ایک سیڑھی کا احساس ہوا۔ اس کا مطلب ہے اس تہخانے کے اندر بھی کوئی تہخانہ ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ بلی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میں کئی سیڑھیاں اترنے کے بعد نیچے پہنچا اور ایک طرف گھوم گیا۔ ایک سرنگ نما جگہ تھی، لیکن اس کے دھانے سے مدم مدم روشنی آ رہی تھی، جیسے وہاں کوئی شمع روشن ہو۔ میرے بدن نے ایک بار پھر بغاوت شروع کر دی۔ اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ ادھر کون ہے؟ میں نے دل میں سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے اس دھانے کی جانب قدم بڑھائے تو مجھے ایک تاکچے میں شمع نظر آئی، جس کی پیلی لو ہر سو لرز رہی تھی۔ یہ بھی ایک وسیع و عریض تہخانہ تھا، اس تہخانے سے بھی بڑا جس میں اب تک میں نے وقت گزارا تھا، اور یہ پراسرار روشنی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بہت بڑا سنگی مجسمہ تھا۔ یہ مجسمہ انتہائی بھیانک تھا۔ باہر کو نکلے دانت، لمبے لمبے ناخن، پھٹی ہوئی آنکھیں۔ سیاہ رنگ کے پتھر سے یہ مجسمہ بنایا گیا تھا اور اس کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی۔ میں چند ہی قدم آگے بڑھا کہ دفعتاً ہی شمع کی روشنی بجھ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس اندھیرے میں وہ مجسمہ جنبش کر رہا ہو۔ پھر میرے کانوں نے اس کی آواز سنی، ارے پاپی، دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھوں سے کیسے بچ کر نکلتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تجھے۔ میرے بدن کے مسامات نے پسینہ چھوڑ دیا۔ یہ آواز میری جانی پہچانی تھی۔ حالانکہ اس سے چند باتیں ہوئیں، لیکن مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز دھوما چمار کی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں پلٹ کر بھاگ لوں، لیکن میرے قدم جیسے جم گئے۔ پھر میں نے مجسمے کو اپنی جگہ سے حرکت کرتے دیکھا، اور اس کے بعد ایک اور بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرے عین سامنے دیوار کے پاس مجھے ننھی ننھی سرخ چمکتی آنکھیں دکھائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی چیں چیں کی آواز ابھرنے لگی۔ میں پسینے میں شرابور تھا اور یوں محسوس ہوا جیسے دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ پھر اچانک میں نے اپنے پیروں کے پاس بلی کو تڑپتے دیکھا۔ اس کے حلق سے غراہٹیں نکلنے لگیں۔ پھر اس نے اپنے پنجے میرے دونوں پاؤں میں گاڑ دیے۔ درد کی شدت سے میں بلبلا کر رہ گیا۔ بلی پر کچھ ایسی کرب کی کیفیت تھی جیسے وہ شدید عذاب میں ہو۔ وہ میرے پیروں کو بھمبوڑ رہی تھی۔ میں نے زور سے پاؤں جھٹکا اور بلی دور جا گڑی، لیکن نیچے گرتے پھر اٹھی اور دیوانہ وار ان سرخ آنکھوں کی جانب لپکی۔ میاؤں میاؤں کی آوازوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ بلی کا جنون انتہا تک تھا۔ وہ اس دیوار کو کھرچ رہی تھی جہاں اب بھی ننھی ننھی سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ تیز پنجوں کے رگڑنے کی آواز اس اعصاب شکن ماحول میں کیسی لگ رہی تھی، میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں سخت عذاب میں گرفتار ہو گیا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بلی مسلسل جنون کے عالم میں سنگی دیواروں سے سر پھوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ روشنیاں بجھ گئیں اور وہ آواز بھی تھم گئی۔ آوازوں کے تھمتے ہی بلی نے گردن اٹھا کر تھکی تھکی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے قریب آ کر میرے پاؤں چاٹنے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو، میں یہاں کیسے نکلوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ بہرحال مجھ پر جنون سوار تھا۔ میں دیوانہ وار آگے بڑھا۔ پھر اندازے سے میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں طاق میں شمع روشن تھی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو شمع نظر آ گئی۔ اس کے قریب ہی ماچس تھی۔ ماچس کی تیلی جلا کر میں نے شمع روشن کر دی۔ پتھر کا وہ مجسمہ جس سے میں نے دھوما کی آواز سنی تھی اب بھی اپنی جگہ کھڑا تھا۔ میں غسیلی انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ اب میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ مجسمے کے قریب پہنچ کر میں نے اسے ٹٹول کر دیکھا۔ مجھے کوئی شک نہیں رہا، 100% پتھر کا بت تھا۔ لیکن وہ آواز، مجسمے کی تحریک، پھر فوراً مجھے اندازہ ہو گیا کہ تھوڑی دیر قبل جب میں نے یہ مجسمہ اس جگہ دیکھا تو یہ جگہ وہ نہیں تھی۔ میں اچھی طرح کہہ سکتا تھا کہ یہ جگہ وہ نہیں تھی۔ اچانک مجھے لوہے کی ایک سلاخ ایک کونے میں پڑی نظر آئی اور میں اس کی جانب بڑھ گیا۔ مجھ پر جنون سوار تھا۔ میں نے سلاخ اٹھائی اور مجسمے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے سلاخ پوری قوت سے اس مجسمے پر ماری۔ میری اس قوت سے سلاخ مارنے پر مجسمے کا سر ٹوٹ کر ایک طرف گر پڑا اور مجھے اپنے پیچھے گڑگڑاہٹ سنائی دی۔
मैंने मुजस्मे पर 3-4 वार किए और गिड़गिड़ाहट की परवाह नहीं की। मैंने मुजस्मे को रेजा रेजा करने के बाद पलट कर देखा तो पीछे की दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से सिरका नजर आया। मैं न जाने क्या सोचकर उस जानिब बढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। तहखाने से शदीद बदबू आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दीवार से शम्मा उठाई और उसे हाथ में पकड़े उन तहखाने की जानिब बढ़ने लगा। बिल्ली को मैंने अपने साथ साथ आगे चलते देखा। फिर बिल्ली थोड़ी देर के बाद मुझसे पहले इस तहखाने में उतर गई। मैं शम्मा पकड़े नीचे उतरा और नीचे का मंजर देखकर हैरत में गुंग हो गया। यहाँ सुरंगों का एक जाल बिछा था, लेकिन हैरत की यह बात थी कि यहाँ घुटन नहीं थी। पत्थरों का रास्ता बना था, दोनों जानिब दीवारें थी। इब्तिदा में तो बदबू का एहसास हुआ, लेकिन चंद लम्हे महसूस हुआ कि ताज़ा हवा के झोंके आ रहे हैं। हवा किस तरफ से आ रही थी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैं तहखाने में आगे बढ़ने लगा। तब मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिन्हें देखकर मेरे कदम रुक गए। कुछ इंसानी हड्डियाँ, 2-4 इंसानी खोपड़ियाँ भी थी। बिल्ली उनके दरमियान थी। मुझे अंधेरे में कुछ चमकदार चीज़ें नजर आईं। ये गालबन हड्डियों का फास्फोरस था। ये शैतानी कारखाना मेरे लिए सख्त खौफ और दहशत का बायस था। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ और मुझे तिलिस्म खाने में कैद कर दिया गया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझ पर अजाब नाजिल हो रहे थे। फिर मैंने वापसी का फ़ैसला ही किया था। वो संगी मुजस्मा मुझसे ज़्यादा खौफनाक महसूस हो रहा था। उसने कहा था कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो धोमा की आवाज़ थी, जिसका मतलब है कि उसे शुबा हो गया है कि मैं राजबंसी से उसके खिलाफ मदद ले रहा हूँ। न जाने क्या होगा। ये बिल्ली मुझे और दहशत ज़दा किए थी। मैं इन तमाम जगहों पर लानत भेजकर उसी तहखाने में आ गया जहाँ राजबंसी मुझे छोड़ गया था। बाकी 2 दिन किस तरह गुजरे ये बताना ज़रूरी नहीं, बस अजीब दास्तान है मेरी। गौहर के बारे में भी सोचता और हाजी साहब के बारे में भी। फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। दरवाज़ा खुला और राजबंसी की आवाज़ आई, जिंदा हो भाई? हाँ भाई जिंदा हूँ। जिंदा हो तो बाहर निकल आओ, उसने कहा और मैं बरक रफ्तारी से दरवाजे की जानिब दौड़ा। राजबंसी एक सफ़ेद धोती पहने सामने खड़ा था। दिल तो चाहा इसकी गर्दन दबोच लूँ, लेकिन अब तक जो मेहनत की सी उसे ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो मुझे बाजू से पकड़े एक जानिब चल पड़ा। फिर न जाने कैसे कैसे रास्तों से गुजरता हुआ एक कमरे में आ गया। यहाँ फर्नीचर भी मौजूद था। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और जब मैं बैठ गया तो मेरी शक्ल देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, सोना तप कर कुंदन बन जाता है, तुम भी बन गए हो कुंदन। मैं समझा नहीं राजबंसी, जिस जगह तुमने ये समय गुजारा है वहाँ बहुत कुछ है, इतना कुछ कि कोई सोच नहीं सकता। जो शख्स इस जगह को भगत ले, समझ ले, उसका बदन नहायत सख्त हो जाता है। दिल बहुत सख्त है। या तो उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है या वो जी जाता है। तुम जीते जागते वापस आए हो, इसका मतलब है कि संसार में तुम्हारी उम्र बाकी है। मैंने वो सब कुछ तैयार कर लिया जिससे तुम धूमा चमार को अगन मंडप से बाहर ला सकते हो। दिल तो चाहा उससे कहूँ कि लानत भेजता हूँ उन तमाम चीज़ों पर। जब मैं बाबा सफ़ेदे के पास गया, अच्छा हुआ दोनों मेरे हाथ मारे गए। मैंने कहा, फिर बताओ क्या करना है मुझे? लो ये मूंग के दाने हैं, ये अपने पास रखो और इसके बाद तुम्हें धुमा चमार के पास जाना है। अब जब कि तुम उससे बात करो तो सख्त लहजे में करना, फिर ये दाने उस पर दे मारना। उसका हिसार टूट जाएगा, वो बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा। मैं उसे बाहर लाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसके बाद बाकी काम तुम्हारा होगा। वो कमबख्त अपने जादू के खोल से बाहर निकल आए, उसके बाद मैं खुद उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने दांस पीसते कहा, फिर मूंग के वो दाने अपने हाथ में ले लिए जो उसने एक कागज़ की पुड़िया में बांध दिए। अच्छी खासी मिकदार थी, एक मुट्ठी भर थे। तो इन 3 दिनों में तुमने अभी तक यही किया है? कहने लगा, देखो मेरे और तुम्हारे बीच एक मुआहदा है, अगर नहीं हुआ तो फिर इसे गौर से सुन लो। तुम धूमा चमार को अगन मंडप से बाहर निकाल कर उसको मार दो, समझ रहे हो ना? वो मर जाएगा या जीता रहेगा ये तुम्हारा काम है। उसके बाद तुम ये समझ लो कि तुम्हें मेरे पास आना है। बकिया जाप पूरा करने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें मोंगा को आज़ाद करना है, तुम उसे आज़ाद कैसे करोगी उसकी तरकीब मैं तुम्हें बता दूंगा। एक बात पूछता सकता हूँ राजबंसी? हाँ पूछो। मोंगा को तुम अपने कब्जे में करके क्या करोगे? ये तुम्हारे पूछने की बात नहीं है, बंसी राम ने कहा, और ना ही ये तुम्हारा काम है मियाँ जी। तुम इन बातों को क्या जानो? मोंगा के बाद भेरों, भेरों के बाद पद्मा, फिर शंखा, फिर खंडोला, समझ रहे हो ना? न जाने राजबंसी क्या बनना चाहता था, लेकिन तुमने पहले ही कदम पर उसका रास्ता रोक लिया। खैर, मुझे इन तमाम चीज़ों से दिलचस्पी नहीं, मैं दूसरे किस्म का इंसान हूँ, मेहनत करके रोज़ी कमाने वाला। ये काला जादू तुम्हें मुबारक हो। समझता हूँ मियाँ जी, अगर ये ना समझता तो तुम पर भरोसा ना करता। अगर संसार में इंसान को छोटी भी शक्ति मिल जाए तो वो दूसरों के कंधों पर बैठने की कोशिश करता है। तुम जैसे बहुत कम लोग होते हैं। अरे क्या जाता तुम्हारा मोंगा को, जितना तुमने कब्जे में कर लिया था इतना ही कब्जे में रहने देते। वो अगर लोगों का सर काटता फिरता है और अपनी खोपड़ी की जगह फिक्ट करता है
तो तुम्हारा इससे क्या बिगड़ता है? लेकिन तुमने ये ना किया। मैं जानता हूँ इसलिए क्यों ना किया कि अगर तुम ऐसे ना होते तो भगवान की सौगंध मैं तुम्हें ज़रा भी किसी काम के लिए ना राज़ी करता। मुझे क्या पड़ी थी जो किसी चक्कर में पड़ूं, लेकिन इसमें मेरा फ़ायदा भी है। हाँ, ये सोच लो कि जाप मालूम करने के बाद अगर मौका मुकम्मल तौर से तुम्हारे कब्ज़े में आ जाए और तुम उसे आज़ाद ना करो तो फिर मेरी और तुम्हारी जंग है, और उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा। मेरी थोड़ी सी शक्ति का नमूना तो तुमने देख लिया है। मैंने तुम्हारी शक्ति का नमूना देख लिया राजबंसी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ। क्या? कि तुम्हारे इस तहखाने में एक संगी मुजस्मा भी है। पत्थर का बुत? नहीं, ऐसा कोई बुत वहाँ नहीं है। सोच समझ कर कहो, ऐसा कोई बुत वहाँ नहीं। लेकिन मैंने एक बुत देखा है वहाँ। उस तहखाने से आगे जाकर एक और तहखाना है। हाँ, वहाँ एक संगी मुजस्मा है। वो कहने लगा ये नामुमकिन है। मैंने कहा जो कुछ तुम्हें बता रहा हूँ उस पर यकीन करो ना करो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उस संगी मुजस्मे ने मुझसे बातें की हैं। अचानक ही राजबंसी के चेहरे पर खौफ आ गया। कैसी बातें? उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे देख लूँगा। मेरे मुंह से निकला और मैंने महसूस किया कि राजबंसी मेरी बात सुनकर परेशान हो गया है। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या मतलब राजबंसी? मैंने पूछा, लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे यूं लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कुछ सोचकर उसने कहने का इरादा छोड़ दिया। कुछ देर वो गर्दन झुकाए सोचता रहा, फिर उसने कहा धोमा चमार इतना शक्तिमान तो नहीं। इसका मतलब है कि वो फिर खामोश हो गया, जैसे अंदर ही अंदर कुछ फैसला कर रहा हो। फिर उसने गर्दन झटकी और बोला ठीक है मियाँ जी, तुम कोशिश कर लो। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, लेकिन शक्ति हासिल करने के लिए झगड़े तो लेने पड़ते हैं। पता नहीं उसने कौन सी शक्ति हासिल कर ली है। तुम जाओ और कोशिश करो। ठीक है, डर तो नहीं है मियाँ जी? उसने सवाल किया और मैंने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। फिर कहा मैं डरता नहीं राजबंसी, ये अच्छी बात है। मन में अगर खौफ हो तो फिर काम मुश्किल हो जाता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बस ये मौंग के दाने ले जाओ और जैसा कि मैंने कहा है करो, इसमें तुम्हें कामयाबी होगी। तुम समझो सब के वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने कहा मैं चलता हूँ। हुलिया दुरुस्त करो, यहाँ से निकलो तो कम से कम इंसान के बच्चे नजर आओ। 3 दिनों में तो तुम्हारा हुलिया बिगड़ गया। मैंने उसकी बात से इत्तफाक किया। उसने मुझे नया लिबास दिया जो बिल्कुल मुनासिब था। लिबास तब्दील करके बाल संवार कर वहाँ से निकला और एक नई मुहिम मेरी मुंतज़िर थी, जिसका अंजाम मैं नहीं जानता था। राजबंसी के पास से चल पड़ा। ये जो कुछ करना पड़ा था बहुत अजीब था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। गौहर मुझे मिल गई थी, ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए था। किसी का तसव्वुर दिल में नहीं था, सबको भुला दिया। दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस दुनिया में बसने वाले हज़ारों इंसानों की तरह छोटी छोटी खुशियाँ समेटूँ, छोटा सा घर बनाऊँ और इसमें अपनी मतलूबे नज़र के साथ ज़िंदगी के बाकी लम्हात गुजारूँ। न जानी मुझे क्यों तकदीर इसका मौका नहीं दे रही थी। ये ऐशो इशरत, ये मालो दौलत, ज़िंदगी तो गुजर जाती है। क्या फ़ायदा इतना लालच करने का? कम अज़ कम ज़िंदगी में सुकून तो हो। लेकिन बस ये बला टल जाए। कभी तो दिल चाहता कि फैज़ खान के घर पहुँचूँ और उस औरत का सर पत्थरों से कुचल दूँ जिसने मुझे इन रास्तों पर डाला था। बहरहाल मैं धोमा चमार के पास पहुँच गया। वो अपने अगन मंडप में आलती पालती मारे बैठा बड़े पुरसुकून अंदाज में जाप में मगन था। शायद उसे मेरी आमद का अभी तक पता नहीं चला था। बहरहाल मुझे जो हिदायत दी गई थी मैं उसके मुताबिक अमल कर रहा था। मैंने मौंग के वो दाने अपने हाथ में संभाले जिन्हें इस्तेमाल करके मुझे धोमा को शिकस्त देनी थी, और इसके बाद मैंने उसे मुखातिब करके कहा मैं आ गया धोमा, तेरी मौत बनकर। आंखें खोल और मुझे देख, मैं तेरी मौत हूँ। मैंने अपने लफ्ज़ों का रद्द-ए-अमल देखने के लिए उसके चेहरे की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुँची। वो उसी इत्मीनान के साथ जाप में मसरूफ़ रहा। मैंने दूसरी बार उसे पुकारा, उसने आंखें खोली। मुझे देखकर उसकी आंखों में नफ़रत की चिंगारियाँ आ गईं। उसने जाप तोड़ा और फिर गुर्राते हुए कहा ओ पापी, तू फिर आ गया। तेरा नाश हो, क्यों मेरे जाप में बार बार रुकावट डालता है? जो काम मैं जितनी जल्दी करना चाहता हूँ तू मुझे मुसलसल उससे रोक रहा है। धोमा, जो तू काम कर रहा है मैं तुझे नहीं करने दूंगा। मैंने अब तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि तू आखिर कौन है और मुझसे क्या चाहता है। जो बकवास तू मुझसे करके गया था मैंने उस पर कान नहीं धरे, लेकिन अब तू ये सब कुछ कर चुका है। मेरी बात सुन ले, तीसरी बार अगर मेरे सामने आया तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू याद रखेगा। भाग जा यहाँ से। मगर ये तो देख धोमा, ये क्या है? मैंने कहा और मौंग के वो दाने धोमा की जानिब उछाल दिए। धोमा चौंक पड़ा। जैसे ही मौंग के वो दाने उसके हिसार को तोड़ कर अंदर दाखिल हुए,
अचानक हर तरफ भयानक शोर की आवाज़ें उभरने लगीं। छोटे मोटे धमाके हुए और भयानक चीखें औरतें और मर्दों बच्चों की आवाज़ें थीं। मुझ पर दहशत तारी हो गई। मैं धोमा को जिस हाल में देखना चाहता था उसने मुझे वहीं रहने दिया। उसके गिर्द सफ़ेद धुआं फैल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे तमाम एजाज जवाब दे जाएंगे। मेरा बदन थर थर काँप रहा था। दिल चाह रहा था यहाँ से भाग जाऊं। हर तरफ शोर और धुआं के गिर्द चकराता हुआ धुआं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। मैं तो समझ रहा था कि वो जलकर खाक हो चुका, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ ठीक हो गया। धोमा उसी तरह तना खड़ा था और उसकी निगाहें मेरी तरफ थीं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और इस तरह घुमाने लगा जैसे किसी रस्सी को पकड़कर घुमाता हो, लेकिन रस्सी नाम की किसी चीज़ का कोई पता नहीं था। अलबत्ता ये नादीदा फंदा घुमाकर उसने मेरी तरफ फेंका और मुझे यूं लगा जैसे मेरे बाजुओं के गिर्द एक मजबूत रस्सी कस दी गई हो। मैं बुरी तरह कस कर रह गया। मुझ पर एक बार फिर दहशत का हमला हुआ। वो मुझे घूर रहा था। उसने गुस्से से कहा, तो ये करके आया था तू मुझे मारने, मगर तुझे से कुछ नहीं होगा। अरे तू है क्या चीज़, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मुझे बस ये बता कि तेरा गुरु कौन है जिसने तुझे ये दाने दिए हैं। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकल सका, तो उसने होठों ही होठों में कुछ बिदबिदाया और मेरी तरफ फूंक मारकर बोला, ज़बान खोल इसकी, ज़ुबान खोल इसकी, मुझे मेरे दुश्मन का पता बता दे। और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा जहन उसकी गिरफ्त में आ गया हो। मेरे मुंह से आवाज़ निकली, मेरा गुरु कोई नहीं, मौंग के ये दाने मुझे संत राज बंसी ने पढ़कर दिए हैं। संत राज बंसी। धोमा ने उसका नाम दोहराया और कहने लगा, मुझे पता था उसका, वो उस पापी का। इस वक्त मेरे मुंह में मेरी ज़ुबान नहीं थी। जो कुछ मैं बोल रहा था वो मेरी आवाज़ में था, लेकिन कुछ और ताकतें मेरे अंदर बोल रही थीं। मैंने उसे संत राज बंसी का बताया तो उसने गर्दन घुमाई, फिर मेरी तरफ पीठ कर ली। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन इसी तरह ज़मीन पर गिरा रहा, जैसे कोई रस्सियों से बंधा इंसान भागने की कोशिश करे मगर तवाज़न बिगड़ने से गिर जाए। अच्छी खासी चोट आई। उसने अब अपने हाथों को घुमाना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने देखा एक सुर्ख दायरा बनाकर ज़मीन से उतरा और उसके पास गर्दिश करने लगा। धुआं की भयानक आवाज़ मुझे सुनाई दी, उसका नाम सनत राज बंसी है, उसे जाकर यहाँ ले आओ। दायरा फिज़ा में इस तरह बुलंद हुआ जैसे कोई गुलाम आका की बात सुनकर इश्क के इशारे पर चलता है। अब मेरे लिए फैसला करना मुश्किल नहीं था कि संत राज बंसी धोमा के मुकाबले पर आएगा, और धोमा का कुछ बिगाड़ने में नाकाम रहा। मेरे ख्याल में तो खुद उसकी अपनी मुसीबत आ गई, क्योंकि धोमा ने उसे तलब किया था और मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त निकला। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि संत राज बंसी दायरे में जकड़ा यहाँ पहुँच गया। उसके हलक से चीखें निकल रही थी। वो तड़प रहा था और चिल्ला रहा था, क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो, कृपया करो, क्षमा कर दो, मुझे भूल हो गई मुझसे, मैं नहीं जानता था। धोमा दायरे के किनारे खड़ा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से वो सारा मंजर देख रहा था। सुर्ख दायरा राजबंसी के बदन से लिपटा था। वो आग की तरह गर्म रोशन था, क्योंकि वो राजबंसी के बदन से छूता तो राजबंसी इसी तरह चीखने लगता, महाराज महाराज, मुझे माफ़ कर दो। हमने तो सोचा था महाराज कि हमारी तरफ से भी कोई तोहफा आपको मिलना चाहिए। नहीं नहीं धोमा, नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ धोमा, क्षमा कर दे मुझे। तेरी शक्ति के बस बहकाए में आ गया था। इसका मतलब है कि शक्ति के बारे में तुम कुछ नहीं जानते बंसी जी। एक मनुष्य किसी पर वार करे तो दूसरा मनुष्य सिर्फ माफ़ कर दे, फिर हमारे धर्म में ये सब कुछ है ही नहीं। तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो हम तुम पर वार करते हैं। बड़े से बड़े शक्तिमान होते तो हम तुम्हें तब भी न छोड़ते। देख धोमा, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, तेरे चरण धो धो कर पीऊँगा, एक बार क्षमा कर दो। मुझे तेरा पता नहीं था, बहकाए में आ गया था मुझे। तो फिर ये लो, अपने दाने ले जाओ जो हमारी मुट्ठी में है। धोमा ने मकारी से मुट्ठी उसके सामने कर दी, लेकिन राजबंसी ज़ोर से गिड़गिड़ाने लगा। वो ज़मीन पर बैठ गया। नहीं धोमा महाराज, मुझे ये वापस ना करना। धोमा जी, मोट वापस ना करना। लेकिन धोमा ने मोट उसकी जानिब उछाल दिए, और फिर मैंने जो कुछ देखा वो मेरी रगों में खून जमाने के लिए काफ़ी था। चमकदार मोंग के दाने राजबंसी के जिस्म की तरफ बढ़े और फिर उसके जिस्म से गुजर गए जैसे गोलियां गुजर जाती हैं। उसका बदन छलनी हो गया और उससे खून की धारें फूटने लगीं। हाय धोमा महाराज, महाराज मुझे माफ़ कर दो, महाराज पर लोग सुधारो। धोमा को नुकसान पहुंचाने का यही नतीजा है। धोमा के मुंह से आवाज़ निकली। मैंने इन नादिरता रस्सियों पर जोर लगाया, मेरे बदन को जकड़े हुए थी। ये हैरत अंगेज़ अमल था कि मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह की आवाज़ निकल गई। मुझे हल्के हल्के तड़ाके हुए और मेरे बदन की रस्सियाँ टूट गईं। एक लम्हे में मेरे हाथ पांव आज़ाद हो गए, और उसके बाद मैं ये देखने के लिए वहाँ नहीं रुका कि धोमा का क्या हशर हो रहा था या राजबंसी के साथ क्या हो रहा था।
और मुझे भाग निकलने का मौका मिल गया। इस वक्त जिस तरह अपनी जान बचा सका मैं बचा कर निकला। मैं किसी घोड़े की मानंद दौड़ रहा था, होशो हवास से बेगाना। ये मुझे एहसास नहीं था कि रस्सियाँ कैसे टूटी। बस मेरे ज़ुबान से अचानक ही बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ निकला और मैं ये जानने में नाकाम था कि ये बिस्मिल्लाह का करिश्मा था। मैं जादू की इन रस्सियों से आज़ाद हो गया। इंसान हर हालत में ज़िंदा रहने का ख्वाहिशमंद होता है। ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं, जैसे किसी भी हालात का वो शिकार हो। न जाने किस तरह मैं भागता भागता अपने मकान तक पहुंचा और कमरे तक पहुंच गया। गौहर और हाजी साहब के बारे में जानता था। वैसे भी मुझे इस बात का खदशा था कि मेरी इस कैफियत से मुतासिर होकर हाजी साहब कहीं मुझे अपने घर से निकाल दें। आखिर गौहर के लिए वो कितना सब्र करते। मुझ जैसे आदमी से किसी की तकदीर को मंसूब करना, इसका क्या नतीजा हो सकता था। अपने कमरे में लेटने के बाद मेरे दिमाग के पुर्जे हिल गए। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इधर मोंगा का इसरार था कि मैं उसे मुकम्मल कर दूं। इसका अंदाज़ा तो मुझे हो चुका था कि अब से बहुत से लोग मोंगा के सिलसिले में उसके हासिल करने के लिए उसके पीछे थे। मोंगा से अगर मेरा पूरी तरह वास्ता होता तो उस वक्त मैं न जाने क्या बन चुका होता। हालांकि वो सब कुछ जो मुझे हासिल होता नाजायज़ था, लेकिन बहरहाल दुनिया जायज़ और नाजायज़ के चक्कर में कहाँ पड़ती है। हर शख्स मुतमईन होना चाहता है। न जाने बिस्तर पर लेटे लेटे कितनी देर गुजर गई। फिर मैं सोचने लगा कि अब मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए, कहीं बीमार न पड़ जाऊं। कल सुबह ज़ाहिर है हाजी साहब और गौहर से वास्ता पड़ेगा। बहुत से सवालात जवाबात होंगे। ये तमाम बातें सोचकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर उस वक्त रात के तकरीबन 4 बजे होंगे कि कमरे के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मैं नीम गनूदगी में था। दरवाजे की तरफ देखा तो वो नज़र आई। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। वो खामोश सी थी। मैंने जल्दी से उठकर कहा, गौहर खैरियत? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत से सवालात होंगे गौहर तुम्हारे जहन में। सोच रही होगी कि मैं कहाँ गायब हो गया, लेकिन वो कुछ ना बोली, खामोश रही। मैंने कहा, नाराज़ हो मुझसे? तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। आओ बैठो। वो आहिस्ता से बोली, नहीं ठीक हूँ गौहर, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक नहीं, नाराज़ हो मुझसे। वो खामोशी से मेरी सूरत देखती रही। मैंने कहा, बोलोगी नहीं? क्या बोलूँ? जो कुछ बोलना चाहती हो। अच्छा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ गौहर। मैं तुम्हारे सामने ज़ुबान खोलने पर मौजूद हूँ। गौहर, क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी को एक ऐसा रोग लग गया है जिसका मेरे पास कोई हल नहीं। मैं इसके हल की तलाश में हूँ। वो अब भी खामोशी से मुझे देख रही थी। बोलो, खुदा के लिए कुछ बोलो। मैं उस वक़्त से तुमसे मुतासिर हूँ जब मैंने पहली बार मौलवी विसालुद्दीन के घर तुम्हें देखा। उसके बाद मैंने जीने के रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। जैसे ही मुझे ये हल मिल गया, मैं सबसे पहला काम यही करूँगा, तुम्हें अपने आप में शामिल कर लूँ। वो मेरी तरफ खामोशी से देख रही थी। बोलो, खुदा के लिए बोलो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। देखो, मुझसे नाराज़ मत हो। जिन मुश्किलात का मैं शिकार हूँ, तुम्हारी दुआएं मुझे इन मुश्किलात से निकाल सकती हैं। मेरे लिए दुआ करो। वो खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैंने कहा, कुछ बोलोगी नहीं? कहने लगी, बोलूँगी तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मैंने कहा, बोलो। तो वो कहने लगी, तुम बिल्कुल एक नकारा और निकम्मे इंसान हो। उसने कहा और मैं चौंक कर देखने लगा। हाँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है, तुम्हें मर जाना चाहिए। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, मैं गौहर नहीं हूँ। गौहर, क्या बहुत नाराज़ हो? मैंने कहा ना, मैं गौहर नहीं। तो फिर मैंने अचानक उसकी तरफ देखा तो मेरे असाब शल हो गए। मेरा दिमाग जैसे मुंजमद हो गया। बेयकीनी के आलम में गौहर को चेहरा देखा, फिर उसका चेहरा गुम हो गया और उसकी जगह मुझे एक जिस्म नज़र आने लगा जिसके शानों पर सर नहीं था, और मोंगा को मैं लाखों में पहचान सकता था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं होशो हवास खोता जा रहा हूँ। मैंने चकराए जहन के साथ गौहर को आवाज़ दी, अरे मोंगा हूँ महाराज, मैं मोंगा। मोंगा, तुम? हाँ महाराज। लेकिन गौहर, अरे भाड़ में गई गौहर। मोंगा, क्या बकवास है? कहा ना, भाड़ में गई गौहर और तुम भी भाड़ में जाओ। अगर मैं मजबूर ना होता तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। तुमने मेरा सत्यानाश करके रख दिया। गौहर कहाँ गई? अरे मैंने कहा ना, भाड़ में गई। तुम उसके रूप में कैसे आए? बस अपनी आग में जल रहा हूँ महाराज। भुगत रहा हूँ उस समय को जब तुमने मेरे लिए जाप किया, अधूरा जाप। मोंगा, गौहर कहाँ है? मैंने गुर्राते हुए कहा, देखो, इतना मारूंगा कि हड्डियाँ तड़क जाएंगी। पापी हथियारे, मुसीबत के मारे खुद तो मुसीबत में फंसा, मुझे भी मुब्तला कर दिया। तूने मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मार देता तुझे जान से, ऐसा मारता कि संसार देखता। पर क्या करूं, तेरे ही मुंह से निकला हुआ जाप मेरी मुसीबत हल कर सकता है। कहाँ कहाँ जाकर मरना पड़ेगा। इतना सा काम नहीं कर सका तू? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। और वो हाजी? कौन हाजी?
وہ اپنا ہی ایک آدمی تھا جسے میں نے حاجی بنا دیا تھا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا؟ ہاں بتا تو رہا ہوں مصیبت کے مارے۔ تو کیا گوہر شروع سے تو خود ہی بنا ہوا تھا؟ تو اور کیا؟ ارے وہ کیوں؟ تجھے راستے پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ مگر مونگا گوہر کہاں ہے؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم۔ وہ وہاں سے کہاں چلی گئی تھی؟ ارے میں تیرے باپ کا نوکر نہیں تجھے یہ ساری باتیں بتاتا پھروں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو غلام ہے میرا مونگا۔ ارے جا جا، ایسا غلام بنا لیا اگر کسی کو تو ہو گئی بات۔ ادھورا کر کے چھوڑ دیا ہمیں اور کہتا ہے غلام ہوں۔ اتنا ماروں گا کہ ہوش نہیں آئے گا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا مونگا۔ ارے مجھے کیا جان سے مارے گا تو؟ تیری خود اپنی ہڈیاں میں تڑخا کر رکھ دوں گا۔ پاپی ہتھیارے اب بول، میں بتا میں کیا کروں؟ مونگا تو شروع سے گوہر بنا ہوا تھا؟ ہاں ہاں، تجھے لانے کے لیے، تجھ سے اپنا کام کروانے کے لیے میں نے یہ ناٹک رچایا، ورنہ تو کس طرح آتا؟ مارا مارا پھرتا کتے کی طرح۔ میرا تو نے کر دیا ناش۔ بھیرو مہاراج بچا لو مجھے اس پاپی سے، اسے مار دو یا مجھے ختم کر دو۔ مونگا اس طرح بین کرنے لگا کہ میں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مونگا، ارے ہاں بول۔ دیکھ مونگا، میں نے وہ سب کچھ کیا جو تم نے کہا، حالانکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیا کرتے ہم، تو بتا۔ ارے پاپی، یہ کام تو تجھ سے ہو نہیں سکا۔ ہم نے تجھے بہت کچھ دے دیا اور تو ہمیں مکمل کر لیتا تو تیرا کیا جاتا؟ تجھے راجہ سے مہاراجہ بنا دیتے، جہاں جاتا تیری جے جے کار ہوتی۔ ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا تو نے۔ تجھے معلوم ہے مونگا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ابے وہ تیرا کام ہے، تیرا، ہمیں ایسی چیزوں کی کیا پرواہ؟ ہمیں قبضے میں کرنے کے لیے نکلا تھا تو سوچ کے کام کرتا، کیوں پھیر میں آ گیا دوسروں کے؟ مگر اب میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، اب تو کیا کرے گا، تقدیر کے مارے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر مونگا تو نے یہ سب کچھ کیا کیا؟ تو نے مجھے برباد کر دیا۔ اور تو نے؟ مونگا نے الٹا سوال کیا۔ میں تو بس دھوکے میں مارا گیا مونگا۔ دھوکے میں تو ہم بھی مارے گئے پاپی، ورنہ جب تو نے جاب شروع کیا تھا اس سمے کوئی پتھر گھما کے تیرے سر پر مارتا اور تیرا کھیل ختم ہو جاتا۔ ہم نے اس وقت نہیں سوچا۔ مونگا تو بھی مجبور ہے اور میں بھی۔ ارے جا بھائی، مجبور نہ بن۔ اب ہماری تیری اس شرط پر چل سکتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے جاب کرنے والے کو تلاش کر جو ہماری گردن پوری کر دے اور ہمارا کام ہو جائے۔ ہمارا کام ہو گیا تو ہم تیرا کام کرنے گے، ورنہ تو کتے کی طرح مارا مارا پھرتا رہے گا۔ ہاں، گردن کٹے تیرے پیچھے پیچھے لگے پھریں گے، کوئی کھوپڑی ہماری گردن پر فٹ نہیں آتی۔ اتنے سارے سر کاٹ چکے ہیں اب تک، ایسا کر ایک کام کر لے تو۔ کیا مونگا؟ کوئی کھوپڑی کاٹ کر ہمارے کندھوں پر فٹ کر دے۔ چل مان لیں گے تیری بات، کچھ نہ کچھ کر لیں گے تیرے لیے۔ اپنے پریوار میں جاتے ہیں تو وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں، باہر کسی کے سامنے آئیں تو لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگتے ہیں۔ ہم کیا کریں پاپی؟ تو پھر گویا مونگا نے مجھے دھوکہ دیا، وہ گوہر نہیں تھی۔ میں کتنی ہی دیر بیٹھ کر وہاں روتا رہا۔ مونگا جانے لگا تو میں نے کہا، بس ٹھیک ہے مونگا، اگر ایسی بات ہے تو جا، جہاں تیرا دل چاہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ تیرا کام ہو سکے۔ مجھے تجھ سے ہمدردی ہے مونگا، مگر اتنا تو بتا دے کہ گوہر کہاں ہے۔ کچھ نہیں بتا سکتا، مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کا تو ہم سے کہے گا۔ بہت ہو گئی بس، اس نے غصیلے انداز میں کہا اور دروازے سے نکل گیا۔ میں نے اسے بہت پکارا، رک جا مونگا، مگر وہ نہیں رکا، اور پہلی بار میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو گیا۔ میں گوہر کو یاد کر کے رونے لگا۔ بے بسی کے انداز میں کتنی دیر وہاں پڑا رہا۔ یہ تو گھر اب خالی ہو گیا، مونگا چلا گیا، اب یہاں کیا رکھا تھا؟ بے بسی کے انداز میں اٹھا، صبح کا اجالا آہستہ آہستہ پھوٹنے لگا۔ دروازے کے باہر قدم رکھا تو آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ خوش نما کوٹھی اب ایک ویران کھنڈر معلوم ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں کے انبار پڑے تھے، ہر چیز ٹوٹی پھوٹی تھی۔ حیرانی کی بات تھی کہ میرا کمرہ کیسے سلامت تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا اور ایک بار پھر ذہن کو دہشت کا ایک جھٹکا لگا۔ میرے کمرے کا تو دروازہ ہی غائب تھا، چوکھٹ اٹکی تھی اور اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، ایک طرف بڑا سا سوراخ۔ میں دہشت سے چیخ پڑا اور اس کے بعد میں اس کھنڈر سے باہر دوڑنے لگا۔ یہ سب ایک طلسم خانہ تھا۔ یہ حاجی کی رہائش تھی، نہ وہ جگہ جہاں میں موجود تھا۔ میں بے تحاشا بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ زندگی نے ایک اور کروٹ بدل لی۔ صحیح معنوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں اپنی اوقات پر آ گیا۔ بہت سا وقت عیش و عشرت میں گزرا، اب زندگی کی مشکلیں میرے سامنے تھیں۔ آنکھوں میں ایک ہی چمک تھی کہ کسی گوشے میں گوہر نظر آ جائے۔ پیسے ختم ہو گئے، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کام کرنے پڑتے۔ تھوڑے سے پیسے ہو جاتے تو ریل میں بیٹھ کر چل پڑتا، جہاں تک کا ٹکٹ لے سکتا تھا وہاں کا لے لیتا اور وہاں اتر جاتا۔ اس کے بعد گوہر کو تلاش کرتا۔ طویل عرصہ اسی انتظار میں اور اسی انداز میں گزر گیا۔
मेरा जिस्म कमज़ोर हो गया। लिबास नाम की कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी। बदन के जो कपड़े थे उन्हें उतार कर धोना भी मुश्किल काम था। मैले हो गए थे, शेव बढ़ गई थी, बाल बिखर गए थे। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। एक दिन ऐसे ही एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। फाका कशी से चेहरे पर हड्डियां निकल आईं, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए। कभी पानी पीते हुए शफाफ पानी में अपनी शक्ल नजर आती तो हंसने लगता। मैं अपने आप पर जुल्म कर रहा था, लेकिन अब कुछ करने को दिल नहीं चाहता था। मोंगा भी शायद मुझसे मायूस होकर कहीं चला गया। 2 अफराद उसके हसूल की कोशिश कर रहे थे। राजबंसी का हशर तो मैं देख चुका। धोमा को पता नहीं मोंगा के हसूल में कामयाबी हुई या नहीं। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। दरख्त के नीचे बैठे बैठे घुटनों में सर दिए सोच रहा था और कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे सिक्के की खनक महसूस हुई, तो यूं ही उठाकर ऊपर देखा, लेकिन सामने देखा जो कुछ उसे देखकर मेरे कलेजे में अजीब सी बिजलियां गड़गड़ाईं। मेरे सामने एक अच्छी खासी रेजगारी पड़ी थी। गुजरने वाले मेरे सामने से गुजरते, मेरे सूरत देखते और 2-4 सिक्के मेरे सामने डाल देते। मुझे तो पता भी न चल सका, लेकिन अब अंदाज़ा हो गया कि लोग मुझे भीख दे रहे थे। अब ये नौबत आ गई है। अचानक ये सिक्के देखकर मेरे पेट में अंतड़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जिस अंदाज में जो कुछ मिला है वो तो मेरी तकदीर का हिस्सा है, और तकदीर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। कम से कम कुछ फ़ायदा ही हुआ। मैंने सिक्के समेटे और वहाँ से आगे बढ़ गया। काफ़ी फासले पर एक नान बाई का होटल नजर आया। नान बाई अपने सामने देगचियाँ सजाए बैठा मक्खियाँ मार रहा था। मैं उसके पास पहुँचा और उससे खाना मांगा। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मुसलमान हो या हिंदू? मैंने चौंक कर उसे देखा। मुसलमान का होटल है, गोश्त मिलेगा? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। अरे भाई, मुसलमान हूँ। अच्छा बैठ जाओ। माफ़ करना, ऐसे ही पूछ लिया था, अब किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता। मैं मेज़ के पीछे पड़ी कुर्सी पर बैठा और थोड़ी देर के बाद एक गंदी सी प्लेट में मेरे लिए गोश्त की चंद बोटियाँ, लौकी के कतले और 2 रोटियाँ आ गईं। खुदा का शुक्र अदा करके मैंने हाथ बढ़ाकर खाना शुरू किया। ये भीख का पहला खाना था। कहा जाता है कि अगर इंसान के बदन में रिज़्क उतर जाए तो वो किसी और काम का नहीं रहता। ऐसा ही हुआ। पेट भर गया। दुकानदार को 2 रुपये दिए और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ गया। अब मेरी ज़िंदगी भीख की मरहूने मिन्नत थी। जो हुलिया बन चुका था उसके बाद मांगने की ज़रूरत नहीं पेश आती। लोग खुद ही दे दिया करते। कहीं किसी भी जगह बैठ जाता, बस कुछ ना कुछ मिल जाता, और जो कुछ मिल जाता उससे पेट भर लेता। रात को किसी जगह पड़ा रहता और अपनी बर्बादी पर रोता रहता। बहरहाल मैं आगे बढ़ता रहा, जगह छोड़ता रहा। अब एक मैं बाकायदा बेकारी बन गया। उस दिन एक शहर की इंतहाई खूबसूरत सड़क से गुजर रहा था। अपने इस अंदाज पर खुद ही आंसू निकल आए कि मैंने एक शानदार और कीमती कार देखी जो एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। उस कार से एक आदमी नीचे उतरा। शानदार सफ़ेद लिबास में लिपटा, चेहरा देखने के काबिल, जिंदगी की चमक उसके चेहरे पर थी। जिस कार से वो उतरा उस कार में बहुत हसीन औरत भी थी। मैं उन लोगों से ज़्यादा फासले पर नहीं था। उस शख्स ने औरत से कहा, कमलावती, कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है डार्लिंग, मैं कहाँ जाऊँगी? वो शख्स कोठी के गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। अब मेरी यादाश्त इतनी कमज़ोर नहीं थी कि मैं उसको ना पहचान पाता। वो धोमा चमार था, लेकिन उस वक़्त के धोमा चमार और सामने खड़े में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब मैंने उसे जाप करते देखा था उस वक़्त वो एक शानदार मलमल के कुर्ते और धोती में था। गले में सोने की जंजीरें थीं, हाथों में 10 अंगूठियाँ थीं। इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा लिबास पहने था कि वो उसकी शख्सियत को देखकर रश्क आता। चेहरा भी साफ था। धोमा चमार ने अपनी जोन बदल ली, लेकिन मेरी आंखें अब धोखा नहीं खा सकती थीं। यकीनी तौर पर इंसान शक्लों में मुमासलत होती है, मगर इस कदर नहीं जितनी मुझे धोमा चमार और उस आदमी में नजर आ रही थी। मैं कार को आगे बढ़ते देखता रहा। औरत तो कार में बैठकर चली गई और धोमा चमार इस बड़े से गेट के अंदर दाखिल हो गया। गेट पर एक चौकीदार खड़ा था। कोई भले मानस था। मुझे इस तरह खड़े देखकर खुद मेरे पास आया। भूखा है? उसने सवाल किया और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं भाई, तुम्हारी मेहरबानी। कुछ पैसे चाहिए? ले लो। उसने जेब से 2 रुपये निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए और मैंने शुक्रिया कहकर ले लिए। सेठ जी के पीछे आया होगा कि कुछ मिल जाए। मैंने कहा, हाँ भाई। अरे पागल, ये बड़े लोग कभी किसी को कुछ नहीं दिया करते। ख्वामखा क्यों इनके आगे हाथ फैलाते हो? मांगना है तो अपने जैसे किसी गरीब से मांगो, तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। चौकीदार के अल्फाज इस कदर सच्चे और खरे थे कि मैंने दिल से उन्हें तस्लीम किया। ठीक कहते हो भाई, बैठ जा। खाना खाएगा? हाँ भाई, क्यों नहीं। भूखा है तो खा ले। गरीब के पास जो कुछ है वो गरीब के लिए है। बैठ जा इधर। उसने गेट की एक तरफ इशारा किया और मैं बैठ गया।
अभी आता हूँ उसने कहा और वो खामोशी से अंदर चला गया। मैंने दिल में सोचा कि कम से कम इस शख्स से धोमा चमार के बारे में मालूमात लूँ, ये तो पता चल जाएगा कि मेरी सोच गलत है या मेरी आंखों ने धोखा खाया है। थोड़ी देर बाद वो आया तो ढाक के पत्तों में आलू की तरकारी, 6 पूरियाँ और थोड़ा सा हलवा था। ऐसे ही पत्तों पर जो दोने कहलाते हैं कुछ रखा हुआ था। उसने एहतराम के साथ अपनी जेब से रुमाल निकालकर ज़मीन पर फैलाया। वो सारी चीज़ें उस पर रख दी। दर हकीकत उस वक़्त एक गरीब के दिल में गरीब की मोहब्बत थी। दीन धर्म के रिश्ते को मालूम किए बगैर उसने मेरी मदद की। फिर उसने कहा, खाना खा ले, इसके बाद पानी तुझे पीना पड़ेगा औक से। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फिर मैं खाने लगा। क्या लुत्फ़ था उस खाने में। ऐसा खाना मैं हज़ारों को खिला सकता था, लेकिन तकदीर ने मुझे खुद भी ये लम्हे दिखाए। उस वक़्त कुछ ऐसी भूख लगी थी कि सारा खाना मैं चट कर गया। कुछ लम्हों के बाद वो पीतल का लोटा लिया आया और उसने कहा, खाना खा लिया। मैंने कहा, लो पानी पियो। मैंने दोनों हाथों का प्याला बनाकर मुंह से लगाया और वो लोटे की टूंटी से मेरे हाथ पर पानी डालने लगा। मैंने पानी भी पी लिया। उसने कहा, और कुछ चाहिए? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो। मुझे पता है कि सेठ जी अब दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये बहुत बड़े सेठ जी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है इनका? सेठ धोमा राम। उसने जवाब दिया और मेरे बदन में चिंगारियां दौड़ने लगी। गोया मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। सेठ धोमा राम बहुत बड़ी सरकार है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ा कारोबार है इनका, ज़मीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़े सेठ हैं इस शहर के। वैसे तुम्हारा नाम क्या है भाई? श्री प्रकाश। प्रकाश भैया, सेठ जी कितने अरसे से इस घर में रहते हैं? इस कोठी में कोई साल भर हो गया। अच्छा, तुम कितने अरसे से यहाँ मुलाजिम हो? मैं तो खैर ज़्यादा पुराना नहीं, थोड़े दिन पहले आया था। सेठ जी को तुमने यहाँ आने के बाद ही देखा होगा। तो और क्या, ख्वाब में देखा? उसने कहा और मैं हंस पड़ा। मैंने भी उसका साथ दिया। फिर मैंने कहा, नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। अभी एक खूबसूरत सी गाड़ी में एक मेम साहब गई, वो कौन है? जवाब में चौकीदार हंस पड़ा और कहने लगा, अरे भैया, बड़े लोगों के बड़े ऐश, मुझे क्या मालूम वो कौन थी। मैं तो जानता नहीं। फिल्में नहीं देखते शायद? अरे फिल्में? हाँ, फिल्में नहीं देखता। वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, कमलावती नाम है उसका। आजकल सेठ जी के साथ घूमती है। वो जो गाड़ी गई है ना, ये सेठ जी की है। अच्छा, क्या वो सेठ जी के साथ रहती है? नहीं, वो अपने बंगले में रहती है और ये बंगला अभी सेठ साहब ने ख़रीद कर दिया है। और ज़्यादा बातें ना पूछो, पता नहीं कौन सी बात मालकों को बुरी लग जाए। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई इस खाने का। सुनो, कभी कभी इधर से गुजरो तो खाना आकर खा जाया करो। अब हमारे पास कुछ और तो होता नहीं, पर भगवान के नाम पर जो निकल आए ठीक है। मेरा दरवाज़ा बजा लेना, मेरा क्वार्टर दरवाजे के बराबर है, मैं अकेला रहता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई, मैंने कहा और उसके बाद मैं वहाँ से उठकर निकल पड़ा। लेकिन मैं अपने दिल में एक आग रोशन करके वहाँ से चला था। धोमा राम और सेठ धोमा राम, धोमा चमार, ये सेठ धोमा चमार का ही दूसरा रूप था। गोया इसने वो शक्ति हासिल कर ली। अब देखूंगा ये किस तरह सेठ धोमा राम बना फिरता है। मैं इसकी पुरस्रार कुव्वतों से टकराऊंगा। मैंने दिल में सोचा और आहिस्ता से आगे बढ़ने लगा। इस कोठी से थोड़े फासले पर बरगद का एक चौड़े तनों वाला पेड़ था। न जाने क्या सोचकर मैं उस पेड़ के पास रुक गया। यहाँ से मैं उस कोठी का पूरी जायज़ा ले सकता था। मैंने सोचा इसी जगह को अपना ठिकाना बना लूँ तो यहाँ से मैं धोमा चमार पर नज़र रख सकता हूँ। अब मैं उससे दुश्मनी पर क्यों आमादा हो गया, या इस दुश्मनी को मैं किस तरह निकाल सकता था। बस दिल में ख्याल था कि धोमा भी मेरे रास्ते की रुकावट है, वरना हो सकता है संत राजबंसी मेरे किसी काम आ जाता, लेकिन धोमा ने उसे ख़त्म कर दिया। बहरहाल वहाँ बैठकर मैं न जाने क्या सोचता रहा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक औरत हाथों में मिठाई का दूना लिए मुझे आती दिखाई दी। दूना आहिस्ता से बरगद के दरख्त के पास रखा और हाथ जोड़कर न जाने क्या बिदबिदाती रही। उसके बाद वापस चली गई। गोया ये मिठाई मेरे हवाले कर दी गई। मैं अपनी आंखों से ये देख रहा था। मैं मामूली सा इंसान जो कुछ भी नहीं था, एक भिखारी की हैसियत से ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था, बल्कि ये इंसानियत की तजलील है। मिठाई मेरे सामने रखी थी। जब भूख लगी तो मैंने सोचा अब जो सामने है वो क्यों ना खाऊं। मैंने मिठाई उठाकर खानी शुरू कर दी और इसके बाद इधर उधर देखने लगा। मैंने मिठाई का दोना एक कुत्ते के सामने रख दिया जो वहाँ से गुजर रहा था। कुत्ते ने मोहब्बत से मुझे देखा और फिर दोने मुंह में डालकर उसके सामने सारी मिठाई मेरे सामने चट कर गया। मैंने सोचा चलो इसका काम भी बन गया। रात तकरीबन 7:30 या 8 बजे का वक्त होगा जब वही कार जिसमें मैंने कमलावती को आते हुए देखा था दोबारा वापस आई और गेट पर खड़ी हो गई। फिर मैंने धोमा चमार को बाहर निकलते देखा। वो कार में बैठकर चला गया। मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह इसको अपने इंतकाम का निशाना बनाऊं? मैं बहुत देर तक सोच रहा।
پھر ایک مجرمانہ خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس خوبصورت بلڈنگ کے گرد گھومنے لگا۔ مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں سے میں اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو سکوں۔ بلڈنگ کے پیچھے مجھے ایک درخت نظر آیا جس کی شاخیں پھیلی تھیں۔ اس درخت عمارت کے بیرونی حصے میں تھا، لیکن شاخیں اس کے اندر دیوار کے نیچے جاتی تھیں۔ یہ ایک اچھی جگہ ہے، میں نے سوچا اور اس کے بعد اس پر چڑھنے لگا۔ درخت کی ایک شاخ پر پہنچنے کے بعد میں نے آہستہ آہستہ آگے کا راستہ دیکھا، پھر شاخ کے انتہائی سرے پر جا بیٹھا۔ نیچے کا منظر سامنے تھا۔ یہ جگہ بالکل خالی تھی، کوئی انسان یہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے نیچے کودنا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر رات کے تقریباً 9:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میں اسی شاخ پر بیٹھا اندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے میں تھک گیا۔ میں نے سوچا کہ کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ میں شاخ سے نیچے کودا۔ پیروں میں اچھی خاصی چوٹ لگی، بدن میں بھی اب وہ جان نہیں تھی جو پہلے تھی۔ بہرحال چند منٹ اپنے پاؤں کو سہلانے کے بعد وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھا۔ میں اس عمارت کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا اور ایسی جگہ تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی جہاں سے میں عمارت کے اندر داخل ہو سکتا۔ بغلی سمت ایک برآمدے جیسی جگہ تھی، اس کے نیچے سیڑھیاں بنی تھیں۔ ان سیڑھیوں سے گزر کر میں برآمدے میں داخل ہوا اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس عمارت میں جو دھوما کی رہائش گاہ تھی۔ عمارت میں شاید بہت کم لوگ تھے۔ دھوما یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بال بچوں والا تو وہ تھا نہیں، بس یوں ہی عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کالے جادو کا یہ ماہر کس طرح انسانوں پر اپنا وقار قائم کیے ہے، لیکن میں سب ختم کر دوں گا۔ میں آگے بڑھ کر ہتاری میں آ گیا، پھر مختلف کمروں میں جھانکنے لگا۔ بڑے کمرے میں نے مدھم روشنی کی جھلک دیکھی۔ یہاں شاندار بستر پڑا تھا اور ایسی بہت سی چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر احساس ہوتا کہ دھوما کی خوابگاہ ہوگی۔ وارے تیری شان۔ پھر دروازہ کھول کر میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ شراب کی بوتلیں اور دوسری بہت سی چیزوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ دھوما ایک عیاش آدمی ہے۔ میں فوراً اس عظیم الشان مسحری کے نیچے رینگ گیا۔ یہاں سے میں باہر کا جائزہ لیتا رہا۔ دروازہ کھلا اور جو قدم مجھے نظر آئے ان سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دھوما کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ اندر آیا، پوری دروازہ بند کر دیا اور پھر اس کے بعد ایک الماری کے پاس پہنچ کر اس نے رات کو پہننے کا لباس نکالا۔ وہ اکیلا تھا، اس کا مطلب ہے کہ کملاوتی کو چھوڑ آیا۔ یہ بات اچھی تھی۔ اس وقت کسی کی موجودگی میرے اور اس کے درمیان مشکل کا باعث بن سکتی تھی۔ میں خاموشی سے جگہ سانس روکے لیٹا تھا۔ دھوما نے ایک جگہ سے شراب کے برتن نکال کر ٹیبل پر رکھے۔ یہ ٹیبل میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اپنے لیے گلاس میں شراب اونڈے لی۔ پھر وہ گھونٹ لینے لگا اور اس کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے ایک دم سے وہ ایک جگہ منجمد ہو گیا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ جب وہ مسحری پر لیٹ جائے گا تب میں یہاں سے باہر نکل کر اس سے اپنا حساب کتاب کروں گا۔ کچھ لمحوں بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی، جو کوئی بھی مسحری کے نیچے لیٹا ہے باہر نکل آئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ الفاظ مجھ سے کہے گئے ہیں۔ اس کے چونکنے کے انداز کو دیکھتے ہی مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے شک پڑ چکا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سانس روکے لیٹا رہا تو دھوما نے پھر کہا، تم جو کوئی بھی ہو مسحری کے نیچے سے باہر نکل آؤ۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں کچھ دیر تک وہیں لیٹا سوچتا رہا۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔